बताइए, इसको अगर मैं M1 बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, बताओ M1 विल बी ग्रेटर देन M2 या M2 विल बी ग्रेटर देन M1? इक्वल होंगे। बहुत खूब, यही तो सोच गलत है। हम अक्सर यही सोचते हैं, अरे सेंटर ऑफ मास तो इधर जितना होगा उधर इतना होगा। अभी तो बोला सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट होगा? क्लोजर टू मैसिव पार्ट। समझिए, मास इनटू दूरी का प्रोडक्ट क्या होगा? सेम होगा। अभी आगे चल के निकालूंगा। M1 R1 बराबर M2 R2। इसकी जो मास होगी और इसकी जो दूरी होगी, देखो यहां मास ज्यादा है तो दूरी क्या है? कम। अब देखो यहां मास क्या होगा? कम, तो दूरी क्या है? ज्यादा। वो दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा, मासेस सेम नहीं होंगे। कौन ज्यादा मासेस होगा? M1 विल बी ग्रेटर देन M2। इस बात का ध्यान रखिए। M1 R1 विल बी इक्वल टू M2 R2। अभी हम आगे बढ़ेंगे, यहां पर कौन ज्यादा होगा? इस साइड का मास क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इस लाइन को ध्यान से, क्लोजर टू मैसिव पार्ट। सेंटर ऑफ मास लेक्चर 1 और सेंटर ऑफ मास कम से कम आपके 12 लेक्चर चलेंगे और 12 लेक्चर एज ए 12th में तो और भी ज़्यादा चलते हैं। सेंटर ऑफ मास और रोटेशन दोनों बड़ा चैप्टर है। 11th की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो 12th में आएगा वो 11th तो ऑलरेडी पढ़ कर आएगा। तो ए देवियों और सज्जनों, इधर इस चैप्टर का वेटेज ये तय है कि सवाल आएंगे और अच्छे सवाल बनते हैं इससे, क्योंकि सब टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कैविटी प्रॉब्लम्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, फिर आपको कोलिजन है। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, और जितनी आप रिवीजन करोगे और इस पर अगर सवाल नहीं लगाए, अगर इस पर सवाल नहीं लगाए तो सच में दिक्कत है। ए रे, तुमको सुनाई तो दे नहीं रहा होगा। तो दिक्कत हो जाएगी, मैं पहले ही कह रहा हूँ। और ये दोनों सेंटर ऑफ मास रोटेशन, सेंटर ऑफ मास दीपावली से पहले जाने से पहले मैं आपको ख़त्म करके जाऊँगा और आते ही रोटेशन शुरू कर दूंगा। और करंट भी कोशिश करेंगे कि अपन फिनिश कर ले, बट मुश्किल है क्योंकि 9 से 10 क्लास ही मिल पाएंगे। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन एंड व्हाई सेंटर ऑफ मास। थोड़ी सी आपको खुशबू दूंगा क्योंकि 11th बैच है नहीं, ड्रॉपर बैच है, बट चूंकि PDF तो 11th से ही है, वहाँ पर बहुत समय है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बातें, देन सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम, एंड देन वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स किस पर? सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम पर, एंड देन सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, और फिर उस पर क्या करेंगे? वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आज जो है अपने पास ये चलने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास की, छुटकू सी बात है, आप सभी को पता है। यशवर्धन नहीं, मेरा कहा, वो तो सिंपल लिख दिया सेंटर ऑफ मास। मैंने इस लड़की को लाया, फिर नीचे पेंसिल फिट किया है। वो तो मेरा जो पुराना नोट्स है ना, वो यशवर्धन छापता है। अगर वो ये लगाएगा तो उसके भी अलग से लेता है चार्ज वो। मैंने बोला मैं ही लगा लूंगा, इतना चार्ज नहीं दे सकता। देखिए, पूरी बॉडी का मास, सिंपल, पूरी बॉडी का टोटल मास इज सपोज टू बी कंसेंट्रेट। पूरी बॉडी का मास जहां पर हम कंसेंट्रेटेड मानेंगे उसी को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। मेरे ऑफिस के टेबल पर आपने देखा होगा, एक दोनों हाथ में इस तरीके से पकड़ा हुआ है। आप उसको कहीं भी इधर उधर कर दो, वो कहीं भी जाने वाला नहीं। तो अगर आप इस तरीके से देखो, आपने पहचान लिया कि अगर यहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास है, तो आप उसे पेंसिल पे भी इस तरीके से खड़े, बैलेंस अगर इसको कर दिए तो पूरी बॉडी किस में हो जाएगी? बैलेंस में हो जाएगी। बट आपको एग्जैक्टली ज्ञान हो किसका? सेंटर ऑफ मास का। ये आपने बचपन में खूब किया होगा, ठीक है। इसके चोंच पर होता है सेंटर ऑफ मास। तो अगर आप इसके चोंच को तोड़ दो तब भी यहीं रहेगा सेंटर ऑफ मास। थोड़ा सा तोड़ोगे तो ये बोतल है, ऑब्वियसली इसमें अगर इस तरीके से फिक्स है तो इसको कहाँ जानी चाहिए? इधर लुढ़कनी चाहिए, या ज़्यादा वेट होगा, पानी भर दोगे तो इस साइड ऐसे वैसे होना चाहिए। लेकिन अगर आपने इसके सेंटर ऑफ मास को पहचान लिया और सेंटर ऑफ मास से यहाँ से एक किल्ट होकर के इसको हिंज कर दिया,
एक रस्सी से बांध दिया तो ये कहीं भी इधर उधर जाने वाला नहीं, क्योंकि तुमने सेंटर ऑफ मास को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो पूरी बॉडी का मास एक ऐसे पॉइंट पे जो कंसंट्रेटेड हो उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। वाई सेंटर ऑफ मास हमने बोला कि भैया अगर इस तरीके से देखो तो नीचे आप क्या लगाते थे, mg, और ऊपर क्या लगाते हो, नॉर्मल। आप सेंटर से ही क्यों लगाते हो, ऐसे तो पूरी ऑब्जेक्ट है, और mg सिर्फ सेंटर से क्यों लगाए, क्या इतने से टुकड़े में मास नहीं है? तो इसके लिए भी mg लगा सकते थे, सबका mg जोड़ेंगे, और एफबीडी बनाते हो सबका अगर छोटे छोटे टुकड़े का लगाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या मान लेते हैं, एक सेंटर, और वहां से शो कर देते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। एक अच्छी चीज है कि हाँ सेंटर ऑफ मास से रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, सिमेट्रिकल के लिए। अनसिमेट्रिकल के लिए तो आपको पता नहीं है, ढूंढना पड़ेगा, बट फिर भी हम याद कर लेंगे, प्रूव करेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो ये हम बोल देते हैं कि सेंटर ऑफ मास से हम क्या दिखा देते हैं, mg। सबके mg को एक mg बड़े से दिखा देते हैं, और यहीं पर क्या दिखा देते हैं, नॉर्मल, क्योंकि यहां भी नॉर्मल लग रहा होगा, यहां भी लग रहा होगा, यहां भी लग रहा होगा, बट इन सब का रिजल्टेंट हम एक नॉर्मल से दिखा देते हैं। तो बोले तो क्या, रिप्रेजेंटेशन सेंटर ऑफ मास से ब्यूटीफुल तरीके से हो जाता है। दूसरी बात, वाई सेंटर ऑफ मास, दूसरा रीजन है, आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फेंको, बताया हूं ऐसे करके जाएगा, घुमाते हुए इसको मैं फेंक नहीं सकता, एक ही पेंसिल बचा है, तो ये इस तरह, हाँ सस्ती भी है। तो इसके सेंटर अगर आप देखोगे तो इसका हर एक टुकड़ा, बहुत लोगों को तो ये हड्डी दिख रहा होगा, तो इस तरीके से इसे घूमता हुआ जाएगा, तो ये वाले पोर्शन एक्सेप्ट कौन सा, सेंटर ऑफ मास, वो एक ऐसा ऐसा पाथ लेगा। सिर्फ सेंटर ऑफ मास को देखोगे तो वो इजी पाथ लेगा, और कैसा पाथ दिख रहा है, पैराबोला। ये सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कैसा पाथ लेगा, इजी पाथ लेगा, और इजी पाथ कैसा यहां पर है, पैराबोला। अगर आप सेंटर ऑफ मास को देखो या सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ तो आपको कैसा पाथ लेता दिखेगा, पैराबोला, और पैराबोला से हमें डील करना आता है, इसलिए हम किसको पढ़ रहे हैं, सेंटर ऑफ मास को। हर बार ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, बट उस ऑब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग टाइप के, कोई साइक्लॉइड पाथ का मोशन कर रहा होगा, कोई किस तरीके से, लेकिन हम हर मोशन को पढ़े नहीं है। हमने क्या पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला। तो हमने सोचा कि अगर हम किसी तरीके से एक ऐसा पार्ट ढूंढ ले जो हम पढ़ रखे हैं, जिस पे पीएचडी कर रखे हैं, वो कौन सा पाथ है, पैराबोलिक पाथ। तो ये कौन सा पाथ आपको लेता दिखेगा, कौन सा इसका हिस्सा, सेंटर ऑफ मास। वीडियो दिखाने का टाइम नहीं है, ठीक है, ड्रॉपर बैच है, कोई मतलब है नहीं। तो इस तरीके से यहां सेंटर ऑफ मास ऑलवेज टेक्स इजी पाथ, सीएम ऑलवेज टेक्स इजी पाथ। इसलिए हम हर बार चाहे रोटेशन में रोलिंग मोशन भी पढ़ेंगे या जो भी पढ़ेंगे, हम हमेशा कहां बैठते हैं, सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है क्या। तो अगर वो चीज, जैसे गाड़ी का पहिया चलता है या घूमता है, ये मैंने बताया आपको, चलेगा भी और घूमेगा भी, उसके पार्टिकल्स एक्सेप्ट सेंटर ऑफ मास अलग अलग कर रहे होंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास बिल्कुल कैसा जाएगा, पैराबोलिक जाएगा, और उससे डील करना हमें आता है, इसलिए हम सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात है, फॉर ए गिवन शेप इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। सुनिए, एसर्शन रीजन का है, जब भी इंपॉर्टेंट बात है वो एसर्शन रीजन में आप देखिए क्या करें, ये आप सभी को पता है, जिधर ज्यादा मैसिव पार्ट होगा, मासेस ज्यादा होंगे, उधर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा, उधर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा। और यही सवाल आपके नीट में आया हुआ है, देखिए नीचे सवाल है कि अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास से इसको कट लगाऊं, किसको, बैट को, पहले तो इसका बताइए सेंटर ऑफ मास लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड, क्योंकि हैवियर मास जिधर होगा उधर सेंटर ऑफ मास होगा, तो सेंटर ऑफ मास कहीं इधर होगा। कोई दिक्कत, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा। बताइए, अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इफ अ बैट इज कट फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास देन फाइंड विच साइड इज ग्रेटर, विच साइड हैज ग्रेटर वेट। ये साइड बोल दो और ये बोल, बताइए, इसको अगर मैं m1 बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, m2, बताओ m1 विल बी ग्रेटर देन m2 या m2 विल बी ग्रेटर देन m1, इक्वल होंगे, बहुत खूब। यही तो सोच गलत है, हम अक्सर यही सोचते हैं, अरे सेंटर ऑफ मास तो इधर जितना होगा उधर इतना होगा। अभी तो बोला सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट होगा,
क्लोजर टू मैसिव पार्ट। समझिए, मास इंटू दूरी का प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। अभी आगे चल के निकालूंगा। M1R1 बराबर M2R2। इसकी जो मास होगी और इसकी जो दूरी होगी, देखो यहां मास ज्यादा है तो दूरी क्या है, कम। अब देखो यहां मास क्या होगा, कम, तो दूरी क्या है, ज्यादा। तो वो दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा, मासेस सेम नहीं होंगे। कौन ज्यादा मासेस होगा, M1 विल बी ग्रेटर देन M2। इस बात का ध्यान रखिए। M1R1 विल बी इक्वल टू M2R2। अभी हम आगे बढ़ेंगे, यहां पर कौन ज्यादा होगा, इस साइड का मास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस लाइन को ध्यान से, क्लोजर टू मैसिव पार्ट। अच्छा, ठीक ठीक। एंड दैट्स वाई द रीजन बिहाइंड कि आपका जो न्यूक्लियस होता है, आप पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस वहीं रहता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या काट रहा होता है, चक्कर, जो सरासर क्या है, झूठ है। ना ही न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के चक्कर काटता है और ना ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर काटता है। दोनों ही किसके चक्कर काटते हैं, सेंटर ऑफ मास के। जरा समझिएगा, बताइए दोनों में किसका मास सबसे ज्यादा, न्यूक्लियस का। मास ऑफ न्यूक्लियस इज मच 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 ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताइए जिसका हैवियर मास होगा, सेंटर ऑफ मास वहां शिफ्ट होगा, तो सेंटर ऑफ मास लगभग इसी के पास में शिफ्ट हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन किसका चक्कर काटा है, सेंटर ऑफ मास का, लेकिन सेंटर ऑफ मास किसके पास है, तो इलेक्ट्रॉन उस सेंटर ऑफ मास का चक्कर काटता है, तो हम बोल देते हैं किसका चक्कर काट रहा है, न्यूक्लियस का। और रियलिटी में हम न्यूक्लियस को कहां मानते हैं, रेस्ट। न्यूक्लियस भी किसका चक्कर काट रहा होता है, सेंटर ऑफ मास का, लेकिन चूंकि सेंटर ऑफ मास इसके बहुत पास में ही होता है, तो हम बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस किस पे होता है, रेस्ट पर होता है। लेकिन दोनों ही किसके चक्कर काट रहे होते हैं, सेंटर ऑफ मास के। ये न्यूक्लियस काटेगा किसके, सेंटर ऑफ मास के, बट इलेक्ट्रॉन भी किसके काटेगा, सेंटर ऑफ मास के। लेकिन सेंटर ऑफ मास किसके नियर होता है, न्यूक्लियस के, इसलिए हम बोल देते हैं कि न्यूक्लियस किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर काट रहा होता है। एंड ये हम पढ़ेंगे कहां पर, मॉडर्न फिजिक्स में, और हमारे पास रिड्यूस मास का कंसेप्ट आएगा, एप्लीकेशन ऑफ बोर न्यूक्लियस में, और ये अपने सिलेबस में भी है। ठीक है, म्यू लिखेंगे M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2, वो तभी देखेंगे। तो ध्यान से, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के चक्कर नहीं काटता है, किसके चक्कर काटता है, पहले तो सेंटर ऑफ मास के, बट सेंटर ऑफ मास किसके क्लोजर लाई करेगा, न्यूक्लियस की, क्योंकि न्यूक्लियस का मास क्या है, ज्यादा है। ठीक, नाउ लेट्स कम टू सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम। ऐसे बहुत सारे मासेस हैं। क्या मेरी रफ्तार तेज है, M1 M2 कुछ नहीं बोलते हैं बच्चे, खुद नींद में। M1 M2 M3 M4, ये कौन सा हो गया, M3 M4। इस तरीके से क्या अलग अलग, इस क्लास में हर बच्चा अलग अलग जगह बैठा हुआ है। इस अगर मैं सबका क्या निकालूं, पूरे इस क्लास का, तो सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में है। अब एग्जैक्ट कहाँ आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि इस साइड कम है, इस साइड कम बच्चे हैं, इस साइड ज़्यादा है, जिधर हैवियर मास है, ऊपर से पीछे तो लंबू और छोटू भी है। तो ध्यान से, तो इस वाली रीजन में है। तो अगर हम सोचे इस वाली रीजन में आएगा, तो अब वो एग्जैक्ट मुझे पता तो है नहीं, लेकिन ज़्यादा दिख रहा है कि मुझे यहाँ पर है, तो हो सकता है यहाँ पर है संस्कार, सेंटर ऑफ मास या रोटेशन, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यहाँ पर आएगा। अब यहाँ देखिए, अब आपको डिफाइन करना अगर इस सेंटर ऑफ मास को, तो आपको ओरिजिन डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह से क्या आ सकता है, अलग अलग आ सकता है। अगर मुझे ओरिजिन एज ओरिजिन लो, तो मेरे से इसकी दूरी क्या है, अलग। अगर गेट को ओरिजिन लोगे तो वहां से दूरी क्या है, अलग। अब ये सेंटर ऑफ मास, तुम सबका अलग अलग मासेस था, तुम सब अलग अलग जगह हो, तुम्हारी अलग अलग पोजीशन वेक्टर है। अब उनका सेंटर ऑफ मास निकालने का क्या फॉर्मूला दिया गया, RCM। बताइए, M1 R1 प्लस M2 R2 एंड सो ऑन अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन। जरा बात को तनिक समझिएगा। बच्चा सोच लेता है कि ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, नहीं, ये सेंटर ऑफ मास का क्या है, पोजीशन है। कोऑर्डिनेट तो लिखोगे। हमने इस पूरे क्लास का सेंटर ऑफ मास संस्कार के पास रखा है, संस्कार तुम्हारे पास है, ध्यान रखना। अब बताइए, अब ओरिजिन में था, तो मेरे से ये RCUM, ये देखो यहां चेक करो, क्या इस पूरे का जितने मास थे, इसका सेंटर ऑफ मास देखो, ये दिख रहा है, दिखा, इसका सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा उसको बोल रहे हैं RCUM। अब संस्कार का अपना कोऑर्डिनेट होगा, X Y
और z। तो अब हम लिखेंगे, पहले तो समझिए, दिस इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ COM, अंतर है। अगला जो लिखेंगे वो लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ, अलग बात है कि अक्सर आपसे पोजीशन पूछा जाता है तो हम कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं। क्या बता देते हैं? कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स वाई जेड, और उसको पोजीशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो जरा देखिए एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा, खून में बसा होगा आपके m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन। ऐसे ही क्या लिखेंगे, वाई COM बराबर m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डॉट। चैप्टर बड़ा है और सब टॉपिक्स बहुत ज्यादा है। अगर डेली का डेली पढ़ोगे तो अच्छा महसूस होगा और सवाल लगाओगे तो ज्यादा अच्छा महसूस होगा। मैं पहले से आपको बता रहा हूं, अगर सेंटर ऑफ मास आया तो कॉन्फिडेंस रोटेशन में भी आएगा, बाकी तो आपकी इच्छा है। देखिए, तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। नाउ एक सवाल है आपसे, इफ वी चेंज द ओरिजिन देन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल चेंज। If we change the origin, then position of center of mass will be change. अब दो बात है, दो बात है, दो बात है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके रिस्पेक्ट में, समझना। अगर ओरिजिन चेंज किए तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सही बात है, चेंज हो जाएगा, बट उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। रियल मीनिंग समझिए। अभी मैंने ओरिजिन किसको माना है बच्चा, अभी मैंने ओरिजिन इसको माना है 0,0,0, ये है मेरा ओरिजिन। मान लो मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी का सेंटर मास यहां होगा, हाँ यही होगा, बता मत देना, रावण यहीं चला देगा। दशहरा कब है, आ भी रहा है, चलिए हाँ, क्यों मैं ही रावण हूं का, सॉरी मैं तो, चलिए प्लीज, मैं अभी बात नहीं करना चाह रहा हूं यार, फिर मुझे दुख दर्द मेरे बाहर आ जाएंगे। राम और सीता वाली फिर बात आ जाएगी, लड़कियां वो फिर दीपावली आ रही है, राम आएंगे तो अंगना, और कोई सीता तो है नहीं, राम सबको चाहिए। बताओ लड़का, लड़कों, लड़कियां सीता है? चलिए देखिए मैं क्या बकवास कर रहा था, नाभि से वहां पहुंच गए हम। रावण का ओरिजिन नहीं, ये मेरे बॉडी का यहाँ सेंटर ऑफ मास। अब मान लो संस्कार ओरिजिन है, अभी संस्कार ओरिजिन है तो वहां से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ये है, बोलो सही। अब मान लो खुशबू ओरिजिन है तो अब पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन मेरी बॉडी के अंदर जो सेंटर ऑफ मास था वो चेंज, उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो दो मीनिंग है, ध्यान सुनना वहां पर अगर सवाल आए तो। ओरिजिन चेंज करने से पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है, सही बात है, लेकिन बॉडी के अंदर जो पोजीशन है किसका, सेंटर ऑफ मास का, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो रियल मीनिंग जो सेंटर ऑफ मास का वो बॉडी का होगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे सवाल है इफ वी चेंज द ओरिजिन, कैसे भी बना सकता है मुझे नहीं पता भैया, ध्यान रखना। इफ वी चेंज ओरिजिन देन सेंटर ऑफ, देन पोजिशन ऑफ, देन अरे देन पोजिशन ऑफ COM will get change, but the meaning of COM will remain same. मीनिंग ऑफ मतलब बॉडी का जो, बॉडी में कहीं भी चेंजेस नहीं आएंगे, बॉडी का सेंटर ऑफ मास जहां है वहीं रहेगा। ओरिजिन चेंज करने से क्या चेंज हो जाएगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ध्यान रखना। ओरिजिन को चेंज करने से बॉडी का सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा, गलत, अरे यार, ओरिजिन चेंज करने से बॉडी का सेंटर ऑफ मास का, लेकिन किसके, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही पूछा है तो आंसर ठीक लगाएंगे। हाँ, ओरिजिन के चेंज करने से बॉडी का सेंटर ऑफ मास चेंज होगा नहीं, अरे बोलोगे बॉडी का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट, तो उसका ध्यान रखिएगा। अगला
फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखते ही सांड की तरह भिड़ जाएंगे अपन, और शायद तुम नहीं भिड़ रहे हो, मुझे ही भिड़ना पड़ेगा। देखिए भैया खटाक से मैं इतना बच्चा वाला सवाल, एक्सियम बताइए जल्दी से। m1 x1 फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, हट। मास कितना है 1, उसका x1 कितना है 0, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू अपॉन में बताओ 1 प्लस 2 प्लस 3। मुझे पता है आप सभी को आता है ये। 2 दूनी 4, 4/6, 2/3। ऐसे ही क्या निकलेगा, बस 2 ही तो है। वाईसीएम बताना जरा। 1 इंटू 0, मुझे पता है आप सभी को आ रहा है, आप सॉल्व नहीं करोगे क्योंकि आप बड़े सवाल सॉल्व करने के लिए बने हो, छोटे तो आप मुंह भी नहीं लगाते हो, आपको शर्म आती होगी सॉल्व करने में, इसलिए मैं खुद ही कर रहा हूं। 3/2। तो आप अगर इसका पोजीशन लिखोगे बेटा तो आरसीएम कैसे लिखोगे जरा चेक करना। आरसीएम कैसे लिखोगे बताओ। ये एक्स वाला है, 2/3 आई कैप और 3/2 जे कैप, ऐसे आप लिखो। पहला सवाल, किसी को कोई तकलीफ? बस चलिए, क्या खेल है इसमें, बस बताओ क्या खेल है। बस इसमें तो कुछ करना ही, रख लोगे क्या? अरे नहीं रख पाओगे क्या? एक्सियम और वाईसियम। तुम उठ के इधर आओ, पीछे से तुम उठ कर आओ, इधर आओ, इधर आगे आओ। तुम किशोर तुम आओ। फोर्थ बेंच पे बैठो वहां पर। हाँ नहीं, उसके पीछे 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 पीछे, हाँ वहीं बैठ। साला सुधरेगा नहीं, सुधरेगा नहीं है भाई साहब। बताइए, मैं सॉल्व करूं कि रख लोगे आप? क्या आंसर आ रहा है मैच करा दो एक बार, बच्चों को बता दूं मैं। 3 2 5 1 3.5, 7a/12 आएगा। वाईसीएम, मुझे पता है आप बहुत बच्चे बैठे होंगे क्योंकि उनको छुटकू सवाल सॉल्व करने की आदत है नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है, हाथ मत चलाओ तुम। (3√3/12) लिख लोगे आई कैप जे कैप? ये कौन सा है? मैं नहीं करवा रहा सॉल्व, ठीक है क्या? कर लोगे? एक्सियम, वाईसियम और जेडसियम। ये रख लोगे ना भाई? भाई आंसर बता ही दो क्योंकि फिर तो 2 इंटू ए। आंसर बता दो बस, भरोसा कर रहा हूं मैं तुम पर। 5a/में 5a/में 4 3 7 2 9 1 10, तो कितना आ गया? a/2 आई कैप। वाईसीएम बता दो, देखो ये सवाल करो 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 करो, अभी देखना मुंह बा देंगे, करना जरा सवाल सॉल्व। अभी तक अब छुटके छुटके सवाल तुम थोड़ी, अब तो बड़े सवाल ये भी छुटके ही होंगे, देखना तुमसे हो जाएगा, अभी देखना तुम। इस सवाल में लग रहा है गणित, देखता हूं मैं किसको याद है।
इतना बड़ा सा, नीचे आकर के फिर कैंसिल भी तो करोगे। हाँ, खाली ऊपर ऊपर मार दिया है। पहले तो इसका वाईसीएम क्या होगा, 0, क्योंकि किस पे लाई कर रहा है, एक्स पर, तो सिर्फ जिंदा कौन होगा, एक्सीएम, तो वाईसीएम का कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा। एक्सीएम में बताओ क्या आंसर है। अब सही बोले ना तुम। मैं तो बस देखना चाह रहा हूं नीट में से कौन सा बच्चा करता है इस सवाल को, बस देखना चाह रहा हूं। अब मुझे उम्मीद है जो उम्मीद है कि मेरे बच्चे में से, नीट में से किसी को याद होगा नहीं बेसिक मैथ्स। अगर याद हो तो अच्छी बात है। क्या होता है बेटा, सम ऑफ एन टर्म्स एन इंटू एन प्लस 1/2 और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन टर्म्स। अब जिसको ये मैंने बेसिक मैथ्स में करवाया है, सम ऑफ क्यूब तक करवाया है। कहां तक करवाया था, क्यूब तक, और इस सवाल में लग रहा है सम ऑफ स्क्वायर। अब यहीं पर मरेंगे। अब तुम कहोगे मेरे में नहीं आएगा, ये मेंस में आएगा, आप बकवास कर रहे हो। ठीक है, देख लो। अब अभी तक आपके में आ रहा था सम ऑफ एन टर्म्स, आपको रटा हुआ है एन इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन मैंने तीनों रटवाया था, सम ऑफ एन स्क्वायर टर्म्स एंड सम ऑफ एन क्यूब टर्म्स। तो ये एन स्क्वायर टर्म्स पे बेस है, ध्यान सुनिएगा। अब बताइए एक्सियम। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है। अगर एपी है तो कैसा है, और यहां एपी ही बन रहा है। एपी के लिए सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1/2, बट ये सम ऑफ एन टर्म्स नहीं है। ये तब होगा जब 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन, कहां तक, एन तक। अब अपने पास जो टर्म आने वाला है वो क्या दिखने वाला है, चेक करना अभी तुम। अभी पहले सॉल्व करते हैं तब बताऊंगा। बताओ एक्सियम क्या लिखो, 1 × 1 + 2 × 2 + 3 × 3 एंड सो ऑन। अपॉन में बताना 1 + 2 + 3 + चेक करना भैया 1 + 4 + 9 + एंड सो ऑन, अपॉन में 1 + 2। देखो इस बार सही सवाल है। अब जो गणित वाला बच्चा था वो खटाक से सॉल्व कर लिया, क्योंकि उसको तो आदत है बकवास करने का, तुम लोगों को नहीं है। तुम लोग तो सिर्फ अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व करते हो। देखो ऊपर वाला टर्म क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। नाउ आपके पास जो बेटा सीरीज है वो है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, कहां तक, एन स्क्वायर। ऐसे स्क्वायर टर्म का एपी है। ये भी क्या होता है, एन स्क्वायर टर्म्स का सीरीज, एन इंटू एन प्लस 1 2n + 1/6। ये मैंने रटवाया। तो ऊपर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू पूरा, डायरेक्ट यही लगेगा, पूरा डिट्टो उठा करके, क्योंकि n के टर्म्स में गिवन है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन में 6। नीचे क्या लगेगा, देखो ऊपर वाला 1 + 2 + 3 वाला, तो नीचे लगेगा n इंटू n + 1/2। कितना प्यारा सा चीज है, छम्मा छम्मा होगा। 2 तो आंसर है, और कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है। यस, रट लीजिए, अगर भूल गए थे तो दोबारा बता दो। क्यूब का याद है क्या होता है, बताना। n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, चलो तेरी पैसा 5,000 आया है, बोनी हो गई। चलो अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, टुडुक 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 टुडुक। नीट वाले बच्चे मुस्कुराओ तो आंसर आ जाएगा। और
बताऊं इसको? बताना ही पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ देयर आरसीएम पूछा है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो पहले आर एक्स निकाल लो, बोलो, फिर क्या निकाल लो? आर वाई, फिर क्या निकाल लो? आर जेड। आर एक्स सबका एक्स कोऑर्डिनेट, मास m1 कितना है? 1। एक्स कोऑर्डिनेट देखो, 1, सॉरी, सबका एक्स m1 x1 प्लस m2 x2। m2 कितना है? 2। x1 y1 z1 x2 y2 z2 x, समझ गए रे? ये x1 y1 और z1, ये क्या है? x2 y2 z2। ये क्या बनेगा? x3 y3 z3। कर पाओगे क्या? 1 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस, मुझे ऊपर नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा यार? इधर लिखा है इसलिए नहीं दिख रहा है। तुम बताओ ऊपर या नीचे? ऊपर। चलो 3 इंटू 2 अपॉन में 1 प्लस 2 प्लस 3, 6 2 8 1 9, 9 बटे 6 3 बटे 2, यही है ना? बताओ, मैंने तो गलत नहीं कर दिया? 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, ये है भैया आंसर। मैच कर लो। ऐसे ही क्या निकालेंगे बेटा? आर वाई, फिर ऐसे ही क्या निकालेंगे? आर जेड। मतलब ये आर वाई नहीं बोलोगे इसको, इसको बोलोगे एक्सियम। क्या बोलोगे? एक्सियम। इसको क्या बोलोगे? वाई सीएम। इसको क्या बोलोगे? जेड सीएम। फिर आर लिखेंगे कोऑर्डिनेट उसका, अभी जो भी आया। पहला कौन सा आया है? 3/2 आई कैप। चलो मुझे जे कैप और के कैप बता दो खटाक से। मैच करो इसको, देखो फिर से गलत तो नहीं किया इसने। वाई कितना आ रहा है? हाफ आ रहा है। प्लस या माइनस? 1/2 जे कैप। चलो माइनस 1/4 के कैप। चलो ये मैच कर लेना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, भरोसा कर रहा हूं आप सभी पर। हाँ हाँ जी, श्योर श्योर श्योर। कुछ नहीं, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 देखो 1, ये x1 होगा ना, r1 है तो ये सारे क्या होंगे? 1, x y z के 1 होंगे। ये r2 है तो x y z के क्या होंगे? 2। ये r3 है तो x y z के क्या होंगे? 3, x3 y3 z3। तो बस m1 x1 प्लस 2 इंटू x2, यहां कुछ नहीं है तो क्या है? 1, तो 1 रख दिया। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू इसका x3 क्या होगा? 2, तो 3 इंटू 2। सबका x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। अगला, अब यहां पर मेरे साथ आइए, देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। सच्चाई बताऊं, समझ गए? सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हर जगह काम आएगा, मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आएगा। अभी मैंने बोला न्यूक्लियस के चक्कर कौन काटेगा? इलेक्ट्रॉन। लेकिन रियलिटी में वहां क्या बताऊंगा? उसके दोनों चक्कर काटेंगे। तो वहां उस वक्त हम लिखेंगे आरसीएम। क्या लिखेंगे? आरसीएम। तो उसको लिखने का तरीका सुनिए। तो अक्सर हम क्या करते हैं, जब बहुत सारे पार्टिकल होते हैं तो हम एक साथ सबको नहीं कर पाए तो हम दो दो में क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। 2 का एक बार में, फिर 2 का एक बार में, तो 2 पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? 2 पार्टिकल सिस्टम। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए लेट्स चेक। सबसे पहले आपको इसमें किसी एक को क्या मानना पड़ेगा? ओरिजिन मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आप डिफाइन नहीं करेंगे तो सेंटर ऑफ मास मानो यहां पर आया। खुशबू, तुम तो ऐसे बैठी हो जैसे
राजमाता शिवगामी देव, एकदम पूरा पांव एकदम, ये महिष्मति तुम्हारा ही है और तुम्हारा वचन ही तुम्हारा शासन है। क्यों? मानिए इसका सेंटर मास यहाँ है, अभी मैं ओरिजिन इसको माना हूं 0,0, बोलो सही है क्या? देखिए अगर यहां से हम ले, मैंने बोला ये R1 है, क्या है? तो यहां से दूरी क्या होगी? कोई R2। अब इनके बीच में टोटल जो दूरी हम मान रहे हैं वो R मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? R। यही स्टैंडर्ड है, इसी को रटिएगा। 2 पार्टिकल सिस्टम में हमेशा दूरी क्या मानते हैं? R। अलग भी मान सकते हो, P मान लो, लेकिन ऐसे ही रटना है। R एक जगह से, इनका सेंटर मास तो इसी पे लाई करेगा, बोलो यार, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि कौन सा मास से ज्यादा है कौन सा कम। तो हमने किसी एक साइड मान लिया है, अगर इस साइड झुका हुआ है तो बताओ किसका ज्यादा होगा मास? M1, लेकिन M2 भी हो सकता है, तो मैं एक जनरल मान लिया हूं। तो यहां से R1, इस R1 को कैसे लिखेंगे? इस R1 को कैसे लिखेंगे? देखो फॉर्मूला M1 R1, M1 R1, इसका खुद का कोऑर्डिनेट तो कहां है? 0 पर है, तो M1 इंटू क्या हो गया? 0 प्लस M2 पूरी दूरी R, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट लिखो R, 0। ओरिजिन इसको माने हो तो ये यहां से कितनी दूर है? R दूरी पर, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? R, 0। अब इसको मान लो x1, तुम तो ऐसे कर लो यार, x1 y1, x2 y2, तो तुम यहां से समझो एक्सियम लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो? एक्सियम M1 x1 प्लस M2 x2, तो M2 इंटू R अपॉन में M1 प्लस M2। चलो बताओ क्या हुआ रे? इसी को R1 को ही क्या बोल देंगे? RCM। बताना कितना हो गया? M2R अपॉन में M1 प्लस M2। लेकिन ये तब है जब तुम ओरिजिन कहां माने हो? पहले पर। बोलो, अगर दूसरे से दूरी देखोगे तो वहां से कितना दूरी जाएगा? R2। बताओ ये R2 क्या होगा? R2 होगा R माइनस R1। चेक करो, दूरी ही तो निकालना है। पूरी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R। इतू सा कितना है? R1। तो सेंटर ऑफ मास की M2 से दूरी बताओ कितनी होगी? R2। R2 क्या लिखोगे? R माइनस R। अब जब तुम सॉल्व करोगे रख के वैल्यू, मुझे तो रटा है, अब लिखोगे M1R अपॉन में M1 प्लस M2। तो ये आपको रटा होना चाहिए। फिर से कह रहा हूं, रटना क्या है? 2 पार्टिकल है, एक को M1 के पास क्या मान लिया? ओरिजिन, और यहां से दोनों के बीच की दूरी क्या है? R। तो अगर मैं M1 से लिख रहा हूं तो लिखूंगा M2 इंटू R अपॉन में M1 प्लस M2। अगर यहां से लिख रहा हूं तो M1 इंटू R अपॉन में M1 प्लस M2, ऐसे लिखेंगे। समझ गए? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बातें यहां है, ठीक ठीक। अच्छा, एक चीज चेक करोगे? पूछो का, अगर मैं M1 में R1 का मल्टीप्लाई कर दूं और M2 में R2 का, क्या सेम आएगा? चेक करो। हाँ, अरे यार कुछ तो बोलो। M1 M2R अपॉन में M1 प्लस M2, अरे यही तो है R1। इधर चेक करो, M2 इंटू R2, R2 चेक लो, M1R अपॉन में, कुछ याद आया? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बकवास किया था, तुम्हें तो कुछ भी याद? बैट वाले सवाल में बोलो ना यार। तो देखो, हमेशा किसका प्रोडक्ट बराबर होगा? M1 इंटू R1 किसके बराबर होगा? M2 इंटू R2 के। मासेस बराबर नहीं होंगे। समझ गए क्या बोल रहा हूं? तो यहां से आपको क्लियरली दिख भी रहा है, तो इसको ध्यान भी रख लीजिएगा। और अभी मैं थोड़ी देर में ही जस्ट अगली ही स्लाइड में प्रूफ भी कर देता हूं कि देखो क्या सीन चल रहा है। तो यहां से बताओ, M1 अपॉन M2 का रेशियो क्या बोल सकते हैं? R2 अपॉन में R। तो आप हमेशा ऐसे मासेस का रेशियो बांटो कि अगर M1 अपॉन M2 है तो यहां क्या आना चाहिए? R2 अपॉन में R1। इससे भी आप डायरेक्ट कभी कभी सवाल क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। चलिए,
अब इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट बात सुंदर सी है, पूछो का बहुत एक ही लड़का पूछता है। सुनिए, इसका सेंटर ऑफ मास तुमने अभी कहां से निकाला, यहां से कितनी दूरी पर, r1 पर। मैंने बोला इस सेंटर ऑफ मास को ही मैं अब क्या मान लेता हूं, ओरिजिन। इफ सेंटर ऑफ मास इज टेकन एज ओरिजिन, कंसिडर्ड एज ओरिजिन, सुनिएगा ध्यान से। if center of mass is considered as origin, तो सुनिएगा, प्यारी बातें हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक आप क्या लिख रहे थे, RCM M2R अपॉन में M1 प्लस M2। अब अगर तुमने इसी को क्या मान लिया, ओरिजिन, अरे बोलो यार, तो मेरी बात समझिएगा। अगर मैं एक्सियम लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखता वो, क्या लिखता वैसे, M1 X1 प्लस अपॉन में, ऐसे सोचो। ये किसी के जनरल सेंटर ऑफ मास की ये होगी, एक्सियम की पोजीशन होगी। क्या यहां पर सिर्फ एक्सियम जिंदा है, हाँ, वो अलग बात है, इसी में रखो तो यही मिलेगा। अरे यार, ये अभी क्या माने थे, 0,0, और ये क्या माने थे, R,0, इसी में रखो तो यही तो बना था। लेकिन हम कह रहे हैं कि अब सेंटर ऑफ मास को क्या काउंट कर रहे हैं, ओरिजिन। तो अगर इस जनरल फॉर्मूला को इसको क्या कर दो, सेंटर ऑफ मास जो होगा वहीं पर क्या मान लिया, ओरिजिन। तो ओरिजिन हो गया, तो वहां पर दूरी वहां से क्या हो गया, 0। बताओ क्या है आपके पास, M1 X1 प्लस M2 X2 बराबर व्हाट, 0। तो बताओ M1 X1 बराबर क्या लिखूं, माइनस का, ये बात समझना पड़ेगा, ध्यान सुनना, माइनस का M2 X2। सुनना कितनी प्यारी बातें कह रहा है। क्या मास नेगेटिव हो सकता है, क्या मास कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं। हाँ होता है जब हम कैविटी वाले सवाल करते हैं, लेकिन वो इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, ऐसा होता नहीं। सवाल को सॉल्व करने के लिए बस उसको यूज करते हैं, बट मास कभी नेगेटिव, तो सोच, मास तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पोजीशन नेगेटिव होता है, हाँ होता है, बोलो ना यार। इसका मतलब है मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मास कैन नॉट बी या कांट बी नेगेटिव। इसका मतलब है कि पोजीशन एक दूसरे के क्या अपोजिट है, मतलब एक ओरिजिन के उस साइड लाई करेगा तो एक ओरिजिन के इस साइड लाई करेगा। और सही बात है, सेंटर ऑफ मास को तुमने क्या माना, ओरिजिन, तो एक इसका हिस्सा कहां है, इस साइड, तो एक हिस्सा कहां है, इस साइड। तो मैं बस यहां से ये बताना चाह रहा था कि देखो वही चीज है, M1 अपॉन में क्या लिखोगे बेटा, M2, तो X2 अपॉन में क्या लिख दोगे, X1। जो आप अभी पीछे अभी देखा आपने कि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, बराबर। तो इसी वजह से इन दोनों का प्रोडक्ट ये जो होगा, R1 बोल लो या X1 बोल लो, और इसको क्या बोल दोगे, R2। तो यहां मासेस नहीं, क्या, M1 R1 विल बी इक्वल टू व्हाट, M2 R2, मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूं। और सही बात है, अगर तुमने सेंटर ऑफ मास यहां माना तो ये ओरिजिन हो गया, इसके पीछे वाला क्या लोगे, नेगेटिव, और इधर वाला क्या लोगे, पॉजिटिव। तो एक दूसरे के क्या होंगे, उस तरीके से ओरिजिन के साइड लाई करेंगे, एक इधर, वो बिल्कुल बात सही है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, सेम। इसका मतलब है मैं यहां से ये भी कह सकता था M1 अपॉन में M2 बराबर R2 अपॉन में R। अब तुम चेक कर लेते, दूरी जिसकी ज्यादा है, दूरी ज्यादा तो मासेस कम, इन्वर्सली रिलेशन है। तो वहां से भी सवाल का आंसर मिलता कि अगर दूरी, देखो थ्योरी है बस, इसके बाद फिर क्या है, सवाल और सवाल।
तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, r। दूरी ज्यादा है तो मासेस क्या होंगे, कम, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट बराबर होना है, और मासेस ज्यादा है, मासेस ज्यादा है तो डिस्टेंस क्या होंगे, कम होंगे। बोलो सही है क्या? अच्छा, एक बात और, अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे मान ली, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास किस पे, रेस्ट पे रख लिए। अरे यार, तुमने काउंट किया कैसे, सेंटर ऑफ मास को क्या कंसीडर किया, ओरिजिन पर, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास को क्या मान लिया, रेस्ट मान लिया। और अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, ओरिजिन पे है तो क्या ये लिख सकता हूं, हाँ, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे तो क्या लिख सकता हूं, m1x1 बराबर m2x2। ध्यान से इस बात को भी मैं यूज करूंगा सवाल में भाई। अक्सर हम घिस के लाएंगे, बट कभी कभी ना घिसने से ही क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। याद कर, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था मैंने, एक सवाल था, पैरेलल प्लेट्स थे, प्लस और माइनस, कितना ऊपर ले जाए प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को, रिलीज करे कि दोनों साइमल्टेनियसली किस पर पहुंच जाए, प्लेट्स पे पहुंच जाए। तो वहां पर एक तरीका सिखाया था, टाइम दोनों का क्या कर दो सेम। दूसरा तरीका, नेट फोर्स सिस्टम पे क्या था, जीरो, तो सेंटर ऑफ मास किस पे रहता है, रेस्ट पर। क्योंकि शायद मैंने ये लाइन आपसे कहना भूल गया मैं, बट यहां लिखा था मैं, चिल्ला चिल्ला कर सुनिएगा ध्यान से। हम आज तक आप पढ़ते थे नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, गलत, अपडेट कीजिए उसको, अपडेट कीजिए। नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन किसका, सेंटर ऑफ मास का। ये बात ध्यान रखिए, तभी वहां पर ये आएगा भी, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में पढ़ाऊंगा कि अगर किसी सिस्टम पे क्या जीरो है, नेट फोर्स, तो बताओ एसीएम क्या हो जाएगा, जीरो। एसीएम क्या हो जाएगा, जीरो। अब एसीएम जीरो कब हो सकता है, या तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहे, जीरो, या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहे, कांस्टेंट। तो ये हम चर्चा करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और अभी तक जो आप पढ़ रहे थे क्या, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, गलत, अपडेट कीजिए। क्या पढ़ना चाहिए आपको, नेट मोमेंटम इक्वल टू होता है टोटल मास इनटू वेलोसिटी किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप, चूंकि ड्रॉपर बैच है इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं, 11th में नहीं किया हूं मैं चर्चा, क्योंकि अभी उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्ट्रोस्टैटिक पता नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कभी यहां पर ऐसे बोल रहा है, इफ COM इज एट व्हाट, रेस्ट। कंसेप्ट समझिए, सवाल तो आप सॉल्व कर लेंगे, करवा दूंगा बहुत सारा। इफ सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, m1x1 बराबर m2x2, जैसे कि वहां यूज किए थे, बहुत काम का होगा। हाँ, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे मतलब आपने उसको क्या कंसीडर किया है, ओरिजिन, तो अब वो कहीं से वहीं से दूरी लोगे, मतलब वो कहां पर है, रेस्ट पर, तो आप उसको ये लिख सकते हो, डायरेक्ट सवाल हो जाएगा इससे, m1x1 बराबर m2x2, तो m1 अपॉन m2 बराबर क्या कर सकते हो, x2 अपॉन में x1। चलिए, ये हमारा थ्योरी पोर्शन अभी खत्म हुआ है, वापस एक बार आएंगे, उससे पहले एक सवाल है, चटकाते हैं। अब सुनो, पहला मुझे पता है छुटकू सा है, लेकिन तुरंत लिखेंगे अपन, इसका सेंटर ऑफ मास रटा होना चाहिए भाई, रटा होना चाहिए, RCOM लिखेंगे m2r अपॉन में m1 प्लस m2, रट लीजिए इसको, और कोई तरीका नहीं है, रट लीजिए, प्रूफ नहीं करना है वहां पर बैठ के, खत्म हो गया। m2 कितना है रे, 4, अरे बोलो यार, लेकिन ध्यान रखना x में लेटा है तो दो पार्टिकल किसी एक में, अरे बोलो यार, कुछ तो बोलो। अब एक यहां दे दिए, और ये चलो आगे, m2 4 इंटू आर कितना है 3, m1 बताओ 2 प्लस 4 12/6 कितना हो गया 2। तो ये हो गया एक्सियम बोल लो चाहे आरसीएम बोल लो, यहां बात क्या है सेम, क्योंकि आरसीएम जिंदा किसमें है, एक्सियम में, वाई कोऑर्डिनेट तो क्या होगा इसका 0। पहला सवाल 2 पार्टिकल के लिए। अगला सुनिए, चोर कहीं का यशवर्धन, पहले ही बता दिया, फिर तो ये कर ही लेंगे सॉल्व, ठीक है क्या, कुछ मतलब ही नहीं था उसने, मैंने वहां सॉल्व किया होगा तो वो लिख दिया होगा वहां। सुनिएगा ध्यान से, 5 मीटर पे है, एक 1 kg का है और 4 kg का है, और एक 2 kg का। 2 kg कितने मीटर पे, 5 मीटर। आपको समझ आ गया होगा वैसे तो, 37 है तो इसका ये कोऑर्डिनेट देने का ही मतलब है, 5 का इधर वाला कोऑर्डिनेट 5 cos 37, इधर वाला 5 sin 37। अरे बोलो, x 5 cos 37 और y 5 sin 37, बताओ cos 37 4/5, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 4, 3।
अब तो डायरेक्ट लिख दोगे एक्सीएम और वाईसीएम। एक्सीएम बताओ, एक्सीएम। अब ऐसे हैं टू पार्टिकल सिस्टम। अब आप इसमें दिक्कत होगा, आप वैसे नहीं करेंगे कि आरसीएम डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि इसका वाई भी जिंदा है इस बार। क्या जिंदा है? वाई भी जिंदा है, इसलिए अब आपको कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। एक्सीएम बताओ, 4 इंटू 0, 2 इंटू x1 4 अपॉन में 4 प्लस 2, 4 दूने 8/6, 4/3। वाईसीएम बताओ, 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन में 4 प्लस 2, 6/6, कितना आ गया 1। तो अब इसका कोऑर्डिनेट जो है वो 4,3 आई, 4/3 आई कैप और 1 जे कैप, ये आपको लिखना पड़ेगा। यहां डायरेक्ट सिर्फ किस में था? आई कैप में था, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? आई कैप। तो टू पार्टिकल में एक सिंपल एक कोऑर्डिनेट 0 था, लेकिन यहां पर टू पार्टिकल ही है लेकिन दोनों कोऑर्डिनेट जिंदा है, इसलिए अब इस बार आप ऐसे करोगे, उसका कोऑर्डिनेट तोड़ देना कंपोनेंट करके, फिर आरसीएम लिख सकते हो आप 4/3 आई कैप प्लस 1 जे कैप। अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं, और शायद ये सवाल आपको अच्छा सा महसूस कराएगा। सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको थोड़ा सा आप इसको इज्जत दीजिए, क्योंकि ये सवाल अगर अक्सर आते हैं तो हम समय अपना बर्बाद करते हैं। मतलब कर तो लेंगे आप, बट आप क्या करेंगे? बहुत बार टीचर आपको क्या सिखाएगा कि एक 2 kg का मास है और एक कितने kg का है? 4 kg का। क्या कह रहा है सुनो, 4 kg मास को किधर शिफ्ट कर रहे हो आप? राइट साइड। कितने मीटर से? 4 मीटर से। देन बाय व्हाट डिस्टेंस 2 kg शुड बी शिफ्टेड सच दैट कि सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाए? 1 मीटर शिफ्ट हो जाए। किधर? राइट। अब देखो ऐसे सवाल में अब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर नहीं, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर नहीं। अच्छा 1 मिनट, सॉरी, यहां पर आप चाहो तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, तो m1 अपॉन में m2 बराबर r2 अपॉन में r1। अरे कुछ तो बोलो यार, कुछ बोलते ही नहीं है, छोड़ो। यहां देखो, अब बताओ इसमें कैसे सॉल्व करोगे? कैसे करोगे? अब बहुत सारे तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने। मान लो पहले इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लो कहां है, फिर उसको वहां से कितना खिसकाओगे? 1 मीटर। फिर इसको 4 kg को कितना खिसका रहे हो? 4 मीटर। फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि फॉर्मूला लगा के ऐसा करे कि वो कितने शिफ्ट हो जाए? 1 मीटर ये तो शिफ्ट हो ही जाए, लेकिन उसको कितना शिफ्ट करोगे? तो समझ गए क्या? मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, शॉर्टकट नहीं है, सिंपल है, डिफरेंशिएशन मेथड है वो। उससे कभी भी कैसा भी सवाल आए, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मोशन कह रहा हूं, सेंटर ऑफ मास मूविंग का, इस वाले में सेंटर ऑफ मास इज नॉट एट रेस्ट। रेस्ट पर होगा जब हम कब कर देंगे? शिफ्टिंग कर देंगे। अब कह रहा है 4 kg को इधर इतना शिफ्ट किए, तो बताओ कितने से 2 kg को शिफ्ट करें? ये भी नहीं, ये भी पता करना है, एक तो लेफ्ट साइड करना है या राइट साइड करना है, ताकि सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाए? 1 मीटर। किधर की ओर? राइट की। पहले बुद्धि चला सकते हो एक बार, किधर शिफ्ट करोगे? शिफ्ट डायरेक्शन बता सकते हो इसको सोच कर, राइट या लेफ्ट? बताइए। फिर से एक बात याद रखना है, जिधर हैवियर मास होगा सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट होता है। अब ये सोच के बच्चा हमेशा बोलता है राइट, हाँ? नहीं, तुम उधर क्यों खिसका रहे हो? नहीं, ये तो पूछा गया है कि किधर खिसका है, ये नहीं दिया सवाल में। ये तो मुझसे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक आप सवाल को भी पढ़ो, आपके हिसाब से किधर खिसकना चाहिए 2 kg? किधर खिसकाओगे, लेफ्ट में या राइट में? अब देखो दिक्कत आती है, बच्चा सोचता है कि साला सेंटर ऑफ मास किधर खिसका? राइट में। तो पक्का है ज्यादा मास किधर होगा? राइट में। तो 2 kg को किधर शिफ्ट देगा? शिफ्ट कर देगा राइट में। अब ऐसे सोचोगे तो तकलीफ आएगी। अभी तो ये सवाल है, अभी तो और भी बन सकते हैं इसमें, लेकिन मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, सुनिएगा। क्या आपके खून में ये बसा हुआ है? m1 x1 प्लस
m2 अपॉन में m1 प्लस m2 बसा हुआ है। बस ध्यान सुनना, ये शिफ्ट कर रहे हो ना, मतलब इसमें चेंज हो रहा है, तो इसको लिखो dxcm, मतलब dx छोट, आपने dx लिखने का मतलब क्या किया, चेंज किया। dx मतलब क्या होता है, चेंज, तो चेंज किया आपने। dxcm यहां लिखो m1 dx1 प्लस m2 dx2 अपॉन m1 प्लस m2। अब साला कोई भी सवाल हो आप उठा के रख दो, इसमें वैल्यू आंसर आ जाएगा। चेक करना, चेक करना, चेक करना, dxcm चेक करना। मैं वैल्यू रख रहा हूं अब तो डायरेक्ट। सेंटर मास किधर शिफ्ट किया, राइट, कितना, अगर पूरे सवाल में एक डायरेक्शन में पॉजिटिव माने हो तो पूरे सबके लिए क्या होगा, वो पॉजिटिव। मैंने राइट में क्या मान लिया, पॉजिटिव, लेफ्ट में क्या मान लिया, नेगेटिव। तो बताओ सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट किया, राइट। देखो ना, सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट बाय 1 मीटर टुवर्ड्स राइट। तो ये किसका चेंज है, सेंटर ऑफ मास का। कितना मीटर, 1 मीटर, तो प्लस का, राइट में क्या माने हो, प्लस, बराबर। m1 बताओ कितना है, 2 kg। अब ये किसका लिखोगे, dx1, 2 kg का ही तो पता करना है, तो जिसका पता करना है उसको क्या मान लो, x, क्या मान लो, x। अब बीच में फिर क्या लगाएंगे, प्लस। m2 कितना kg, 4 kg को कितना शिफ्ट कर रहे हो, 4 मीटर, किधर की ओर, राइट की ओर, तो 4 गुने 4 अपॉन में 2 प्लस 4। खत्म हो गया सवाल। चेक करो, 2x प्लस 16, 2x बराबर माइनस का 10, x की वैल्यू माइनस का 5। तुमने पॉजिटिव किधर माना था, राइट, आया आंसर क्या है, नेगेटिव, मतलब किधर शिफ्ट करोगे, लेफ्ट। अब इससे कभी नहीं फंसोगे, चाहे बोले कि इसको सेंटर मास को भी शिफ्ट किए, या बोले इसको कितना शिफ्ट करेंगे कि सेंटर ऑफ मास किस पे रहे, रेस्ट पे रहे, तो dxcm क्या कर दोगे, 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में कोई पोजीशन में चेंजिंग, तो वो 0 हो जाएगा। तो सिंपल 2x बराबर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4, तो x बराबर कितना शिफ्ट करोगे, 8, 2x बराबर माइनस 16, तो x बराबर कितना जाएगा, माइनस का 8, और किधर, इधर की। तो अगर इसमें हो, अदरवाइज आपको तकलीफ आएगी। ध्यान से, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुन लीजिएगा। कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला, बिना सोचे समझे आप खटाक से लगा सकते हो। चलिए, गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एम एम एम, टाइम कितना हो रहा है, 10:08, 10:03 ना, कोई बात नहीं, हमें यहां तक नहीं जाना, ये इतना क्यों जोड़ दिया इसमें, यहां तक करना था मुझे, यहां तक, चलो कोई बात नहीं। ये वाला खटाक से बता दो, a,0 ऊपर बोलो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड कितना मान लो a। इसका कोऑर्डिनेट लिखना है भाई, इसका बताओ, ये वाला a/2 और ये एंगल 60, सही बोल रहा हूं, बताओ a/2 का ये वाला कौन सा, बस यही तो दिक्कत, कॉस भी नहीं होगा, सेक होगा, क्योंकि वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ये मैं 10 बार पढ़ा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी तो पढ़ाया था यार। अरे यार सेम सवाल है यार, -q/√3 जब निकाला था कि कितना चार्ज रखे कि वो ऊपर वाले पे क्या लगे, मैंने बोला था यार, तुम फिर से वही कहा गया। a/2, ये एंगल कितना हो जाएगा, 60, तो ये होता है a/2 sec 60। चेक करो एक बार, सही है ना, हाँ इसका क्यों निकालना, मैं इसका, हाँ निकालना ही नहीं है, सही बात। ये वाला x कोऑर्डिनेट तो इसका क्या हो गया, a/2, ये वाला इसका कौन सा हो गया, y कोऑर्डिनेट, निकालना होगा ना।
तो ए का ये वाला एक cos 60 हो गया, तो ये वाला सिंपल क्या हो गया, ए sin 60। हाँ वाई वाला, सॉरी 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 सॉरी, मैं यहां का कोऑर्डिनेट निकाला था। ए sin 60 बोलो कितना हो गया, √3a। ये तो सिंपल वाला हो गया। अब तो लिख लोगे, एक्सियम भी आ जाएगा और वाइसियम है। बताइए एक्सियम, ये तो 0 प्लस m इंटू एक प्लस 1/2, 3/2, 3ma/2 अपॉन में 3m। समझ गए रे? तो a बाई कितना आ रहा है 2, वाइसियम कितना आ गया, m से m गए हो, √3 से √3, a/2 √3, सही है ना? अरे बोलो यार, क्या पूछा है, पोजीशन, सॉरी कोऑर्डिनेट है तो निकाल लीजिए। पोजीशन पूछेगा तो आई कैप और जे कैप। इसका बताओ तो मानो। अच्छा इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं एक ही है, 2 क्यों होगा, एक। ओरिजिन देख लो कहां मानना, क्यूब है साइड ए का, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए, सोचिए जरा। इस बार तो तीनों कोऑर्डिनेट होंगे, एक्सियम, वाईसीएम और जेडसीएम। पूछा देखा है? देखो एक तरीका क्या है, सुनो, एक तरीका है सबका क्या लिख लो, कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट लिखने में तुम्हें पता है कितना समय जाएगा। अब यहां है मेन रोल 2 पार्टिकल सिस्टम का, यहां है 2 पार्टिकल सिस्टम का मेन रोल। अगर आप कोऑर्डिनेट लिखने गए, चलो ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया a,0,0, अरे बोलो यार, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए और ये वाली दूरी निकालोगे, a√2, अरे बोलो यार, कैसे सबका लिखोगे, फिर सबका x1 y1 z1 x2 y2 z2, फिर लिखोगे एक्सियम m1 x1 प्लस m2, कितनी बार, 8 बार। क्या है, देखता हूं, मुझे नहीं पता। अब मानो इस बोर्ड पर 1 2 3 4, कितने हो गए, 4, और सामने 4 कॉर्नर मान लो। अब चेक करना, ये और ये का, इन दोनों का बीच में आएगा, m और m मासेस सेम है इसलिए मजे हैं, m और m का 2m कहां पर, बीच में, फिर m और m का 2m कहां पर, बीच में। एक मिनट, m और m का 2m, m और m का 2m, 2m 2m 4m, 2m 2m 4m, 4m 4m, गधेरा। अब ये 2 पार्टिकल सिस्टम है, देखिए मजा है, सुनिएगा, 4m 4m, इनकी बीच की दूरी क्या, a। अब 2 पार्टिकल में तोड़ दिया हमने इसको, बताइए इसका सेंटर ऑफ मास, यहां से जो r लिखते थे m2r अपॉन में m1 प्लस, वापस समझाऊंगा, मुझे कोई जल्दबाजी थोड़ी ना, मेरी शादी थोड़ी ना हो रही, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो यही हूं। हाय राम, शादी होगी एक दिन, क्या ही मजा आएंगे। देखो इधर m2 कितना है, 4m। मेरी बीवी अभी क्या कर रही होगी, क्या बोल रहा है, 4m इंटू ए, m1 4m प्लस 4m, 4ma अपॉन में 8m, तो कितना आ गया, a/2। ये क्या निकालो, एक्सियम वाई, चुप रहना तुम अभी, ये क्या निकाले, एक्सियम वाईसियम जेडसीएम, कौन सा है, जेड कोऑर्डिनेट। बताओ एक्सियम a/2, वाईसीएम a/2, जेडसीएम a/2। चेक करना, फिर से एक बार रिपीट करो, देखो बोल रहा है, क्या बोल रहे हो, देखो देख लिए, फिजिक्स की भाषा ऐसे भी तुम्हें कम समझ आती है।
प्यार की भाषा करूँ क्या? तब देखना इसको एक्सपर्टाइज। सुनो ध्यान से, एम और एम, बस इसको इसी मजा आता है खाली 2m करने। एम और एम, 2m और 2m का यहां बीच में, ऐसे ही सामने 4m कर लो। अब वो 4m यहां 4m, दोनों के बीच का क्यूब का साइड बताओ ना, ये पूरा क्या है? a, तो मैंने उन दोनों को लिख दिया। देखो ये बाहर जा रहे हो ना, ये कौन सा एक्सिस है? z। चेक करना चेक करना, ये यहां है। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास आया है कितने पर? a/2 पर, यहां बीच में कितने पर? मुझे तो ये करना भी नहीं था यार, मैं क्यों किया? ये 4m का सीधा क्या लिखना था? a/2, क्योंकि मासेस क्या है? सेम, और दूरी तो आधे पे आएगा, ये करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं बस आपको दिखाई कि देखो 2 पार्टिकल सिस्टम, क्योंकि अगले वाले में करने की जरूरत होगी, अगले वाले में। अब सुनना, यहां बीच में है ये 4m, ओरिजिन ये माने हो ये, तो यहां से x चलोगे a/2, y चलोगे a/2, और z कितना चलोगे? a/2। इसलिए अपने पास a/2 y कैप प्लस a/2 j कैप प्लस a/2 k कैप, क्या है ये? एक्सियम, वाईसियम और जेडसियम। मुझे पता है समय अभी 11 हो चुका है, 10 और 11 यही हो रहा ना। इसको देखो, अब ये करके चले जाओ, यहां से दौड़ लगा देना तुम, बस खत्म। ये भी a दूरी पर है, पांचवा यहां है, पांचवा यहां है, 1 2 3 4 5। समझ गए? बोर्ड के चारों कॉर्नर पे मान लो 1 2 3 4 5वां, सेंटर से कितनी दूरी पर? a पर। चेक करना, mm m/2, mm सॉरी m/2 करा, mm 2m, mm 2m, 2m 2m, और ये m। अब ये दोनों के मासेस सेम, बोलो ना यार, अब दोनों के मासेस सेम। यहां कितना? 4m, ये कितना? m, दूरी a। कौन सा cm है ये? ZCM। ओरिजिन किसको मान रहा है? इसको। कौन सा cm है ये? ZCM। चलो बताओ ZCM, m2r। अब तो लिखना पड़ेगा 2 पार्टिकल के लिए, सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर, बस छोड़ रहा हूं, गाली मत दो। चल बे, a/5 आएगा, m2r अपॉन में m1 प्लस m2। m2 कितना हो गया? m इंटू a अपॉन में 4m प्लस m, कितना हो गया? m से हम गए हो तो a/5। ये ZCM है भैया। हाँ, छोटे वाले से का निकालना, ओरिजिन ध्यान से नहीं है। ओरिजिन नहीं गिवन होता तो फिर अलग बात थी भाई, तुम सबको ही अपने मन से निकालता, सबका ऐसे नहीं। ओरिजिन गिवन है भाई। अब सुनना, a/2 बोलो, a/2, x कितना? a/2, y कितना? z कितना? a/5। इस बार XCM आया है, फिर से ये तो a/2 रहा, YCM क्या रहा? a/2, बट ZCM क्या हो गया? a/, इसको चेक करो, ZCM में ही खेला है। mm 2m, mm 2m, 2m 2m का 4m, 4m और 5वां m यहां है, 4m m। अब डायरेक्ट नहीं कर सकते, हाँ ये 4m होता फिर से a/2 पर आ जाता। दोनों के बीच की दूरी क्या माने थे? a, तो रख दिया। क्या जरूरी है ये a मानू? नहीं, कुछ भी मान सकते, तो उसके हिसाब से चेंज हो जाए। तो आज की कहानी मेरी यहां तक, ये अगली बार में पढ़ेंगे, CMD के लिए अगली बार में पढ़ेंगे। क्या सेंटर मास का मॉड्यूल मिला है? नहीं, तो नीचे जाते वक्त सोनू भैया से बोल दीजिए कि सोनू भैया मॉड्यूल कब मिलेगा।